हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वंडरफुल चैनल फिजिक्स में मेरा आपका मेंटर और टीचर। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे से होंगे। क्लास 9 क्लास 10 की क्लासेस शुरू हो चुकी होंगी, आईसीएसई सीबीएसई दोनों की। जैसा कि आपको पता है, क्लास 9 के लेक्चर्स में अभी फिलहाल करवा रहा हूं। अभी मैं आगे 10th के लिए भी लेकर आऊंगा, सीबीएसई आईसीएसई दोनों के लिए। तो अगर आप क्लास 9th या 10th में अभी फिलहाल हैं, आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड में हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। बहुत से इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स और बहुत सही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो इससे पहले मैंने क्लास 9th आईसीएसई के फर्स्ट चैप्टर से पार्ट 1 हमने करवा रखा है, और आज हम देखने जा रहे हैं इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो अगर आप आईसीएसई क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आप मुझसे डायरेक्ट बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आपको होता है तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चा लोग अच्छे से एक एक चीज को समझेंगे। तो पहले एक बार ब्रीफ कर देता हूं कि मैंने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था। देखो, पिछले लेक्चर में हमने शुरुआत की थी यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, जिसमें मैंने आपको बात किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। फिर हमने बात किया कि यूनिट्स क्या है, मेजरमेंट क्या है, हम क्यों करते हैं मेजरमेंट। उसके बाद कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, कुछ डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, उनके बारे में हमने बात की। अगर चैनल पर आप जाएं, अगर आपने नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट भी आप देख लें इस वीडियो को देखने से पहले। आज हम बात करने वाले हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, जिस जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, यूनिट्स हैं, उन्हें मेजर कैसे किया जाता है। जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, लेंथ, मास और टाइम, उन्हें मेजर कैसे करेंगे हम। यूनिट्स वगैरह तो हमने पढ़ लिया है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। शुरू करें? रेडी? चलिए, सो कीप योर पेन पेपर रेडी। कोई भी प्रॉब्लम आता है मुझसे डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप जाकर चैनल टेलीग्राम पर मुझसे बातें कर सकते हैं। देखो, मेजरमेंट ऑफ लेंथ में क्या क्या पढ़ना है वो तो मैं बताऊंगा ही। अभी शुरुआत करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ में का मतलब क्या है। कि बेसिकली हमें लेंथ मेजर करना है, लेंथ मेजर करना है, डायमीटर मेजर करना है। तो इस तरह की चीजों को मेजर कैसे करते हैं? तो मेजर करने के लिए सबसे पहले हमें एक चीजों की का पता होना बहुत जरूरी है। अब वो चीज क्या है? दैट इज लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का पता होना बहुत जरूरी है। वैसे ये लिस्ट काउंट क्या होगा? अगर वर्ड पर आप गौर करोगे ना, तो लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि सिमिलरली कि वो छोटी सी छोटी डिस्टेंस या लेंथ आप कितना मेजर कर पाओगे, उसे हम लिस्ट काउंट कहते हैं। पता चल गया? लिस्ट काउंट का मतलब है कि आप सबसे छोटी डिस्टेंस कितना मेजर कर पाते हो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से, उस इंस्ट्रूमेंट का वो लिस्ट काउंट है। तो अगर आप सिंपल सी बात समझो, अगर आपके पास एक स्केल होता है ना, आपने स्केल होगा, रूलर स्केल है ना, मीटर स्केल देखा आपने, तो वहां पर जो छोटी से छोटी जो यूनिट डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 1 mm आप मेजर कर पाते हो, 1 mm मेजर कर पाओगे। तो उस स्केल की 1 mm क्या हो जाती है? दैट इज लिस्ट काउंट। सिंपल सी बात है। तो लिस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी डन यूजिंग दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। ये समझ में आ गया? तो हम जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे उसकी लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, और कुछ चीजें हम सीखने वाले हैं। तो लेंथ मेजर करने के लिए 3 इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है। मीटर स्केल, जो आपके पास भी होता है ना, जो रूलर आपके पास है, स्केल, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज। देखो, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज आपके सिलेबस में है, न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है। न्यूमेरिकल पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, तो समझेंगे। थोड़ी बहुत क्वेश्चंस में करवाऊंगा तो समझाऊंगा अभी, और थ्योरेटिकल में बहुत सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा। फिर भी आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, उनके पार्ट्स का नाम याद रखना है, और कुछ थ्योरी पार्ट है वो मैं समझाऊंगा। ठीक है, समझो मीटर स्केल क्या होता है। मीटर स्केल सिंपली स्केल हैविंग मेनी ग्रेजुएशंस, जिसमें कि सेंटीमीटर और एमएम में ग्रेजुएशंस होते हैं। और स्मॉल डिवीजन जो होता है आपका 1 mm का होता है। स्केल आप देखोगे ना जब जाकर, तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले 1 mm, तो फिर आप 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 गैप होते हैं, तो 1 mm करके 10 mm को 1 सेंटीमीटर कहते हैं, है ना। 0 1, फिर आपको 2 3, इस तरह से आपने स्केल पर देखा होगा। तो वो मीटर स्केल है हमारे पास। मीटर स्केल के बाद देखो, मीटर स्केल के बाद अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्नियर के बारे में। ठीक है, सवाल यह आता है वर्नियर है क्या? वर्नियर स्केल या वर्नियर है क्या? देखो, वर्नियर की जब भी बात करेंगे तो उसमें 2 स्केल होंगे। मैं जो बातें बता रहा हूं समझना, थ्योरी पार्ट है। जो वर्नियर स्केल्स होते हैं उसमें 2 स्केल होते हैं। हाँ सर, 2 स्केल होते हैं, जी हाँ। दोनों स्केल से मिलाकर हम मेजरमेंट लेंगे। कैसा होता है मैं दिखाऊंगा आगे। ठीक है, तो अभी हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ में ये पढ़ लेता हूं कि वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट क्या होता है, या फिर वर्नियर का लिस्ट काउंट क्या होता है। देखो, लिस्ट काउंट का मतलब क्या है कि सबसे छोटी यूनिट वो कितना लेंथ कितना मेजर कर पाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। तो अगर आप देखोगे वर्नियर स्केल में, देखो, अगर आप वर्नियर स्केल देखो तो एक स्केल ऊपर होता है, उसके साथ यहां पर एक स्केल लगा होता है ना। मैं शॉर्ट बता रहा हूं। ऊपर में ग्रेजुएशन होते हैं इसके,
और इसके पास अंदर में नीचे ग्रेजुएशन होते हैं। तो नीचे वाला हमारे पास स्केल है ना, उसे कहते हैं वर्नियर, वर्नियर। और ऊपर जो स्केल है इसे हम कहते हैं मेन स्केल, है ना, मेन स्केल, और नीचे वाले को वर्नियर स्केल। ठीक है, तो दो स्केल इसमें होंगे। अगर इसके लिस्ट काउंट आपको पता करनी है तो दो तरीका है, एक तरीका ये है, ठीक है, दूसरा आपको फॉर्मूला से ये तरीका है, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेथड क्या है, अगर आपको ये जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, बिल्कुल बिल्कुल वन डिवीजन का, वन मेन स्केल का डिवीजन कितनी वैल्यू का है वो वैल्यू पता हो, और वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन आपको पता हो, तो आप निकाल लोगे। चलो, ऑर्डिनरी जो हमारे पास वर्नियर स्केल होता है, वर्नियर कैलिपर जिसे कहते हैं, ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर जो ऑर्डिनरी है उसमें अगर आप मेन स्केल डिवीजन देखोगे तो 1 mm के बराबर होगा, 1 mm का होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। ठीक है, जो वर्नियर स्केल होंगे नीचे वाले, उनमें एक्चुअल में जो नीचे जो 10 डिवीजन होगा ना उनका, ये जो 1 से लेके 10 डिवीजन इनका होगा ना वर्नियर स्केल का, ऊपर के 9 डिवीजन के बराबर होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, जो नीचे वाला वर्नियर स्केल होता है उनका 10 डिवीजन, बेसिकली 10 ऊपर के 9 के बराबर होंगे। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो वन वर्नियर स्केल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.9। इसकी क्या हो जाएगी, 0.9 mm। मैं क्या बता रहा हूं, नीचे वाले वर्नियर की जो वन डिवीजन का जो वैल्यू होगा दैट इज 0.9 mm, है ना, और जो मेन स्केल की वैल्यू होगी 1 mm। तो अगर आप जरा देखो कि कैलकुलेशन आपको करना हो कि लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, तो क्या लिखते हैं, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, या फिर यूं लिख सकते हो, एक सेकंड, you can write simply down value of one main scale division 1 MSD minus 1 VSD। तो 1 MSD कितना हुआ, 1 mm के बराबर माइनस 0.9 mm। अब बताओ वैल्यू क्या आ गई, 0.1, 0.1 mm। तो ये आपके क्या हो गई, लिस्ट काउंट हो गई, किसकी, वर्नियर स्केल की, वर्नियर कैलिपर की, या वर्नियर की, सिंपल सी बात करते हैं। तो यहां पर जो मैं बता रहा हूं ना लिस्ट काउंट, वो एक मेथड से बता रहा हूं जिसमें ये मेथड यूज करना है। दूसरा तरीका सुन लो, और ये जो दूसरा तरीका बता रहा हूं ये सिंपल ऑर्डिनरी के लिए है और सबके लिए वैलिड नहीं है, उसके लिए अलग फॉर्मूला आप पढ़ोगे क्लास हायर क्लासेस में जाओगे तो। अगर आपको लिस्ट काउंट पता करना हो वर्नियर कैलिपर का, या वर्नियर कैलिपर को हम स्लाइड कैलिपर भी कहते हैं, वर्नियर का ही पार्ट है वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर लेंथ, छोटे छोटे लेंथ्स, डायमीटर पता करने के लिए यूज करते हैं। अगर उनके लिस्ट काउंट आपको पता करनी हो वर्नियर कैलिपर या सिंपल सी वर्नियर की, तो फॉर्मूला दोनों का सेम है। एक फॉर्म, ये तरीका बताया मैंने वो, दूसरा क्या है देख लो, जो वर्नियर स्केल होंगे ऊपर के, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, वो दोनों होते हैं, पता है आपको। आपको ये पता करना पड़ेगा कि एक मेन स्केल डिवीजन का, ये जो मेन स्केल है ना उसका एक डिवीजन कितना बड़ा है, उसकी वैल्यू क्या है। तो मैंने बता दिया वो 1 mm के बराबर है। कैसे निकलता है वो सब अलग है, समझ लो पहले। ये 1 mm के बराबर है सर, बहुत बढ़िया। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन अगर 10 है, अगर आप 10 ग्रेजुएशन से इसमें 0 से लेके ये 10 तक है, नीचे में, नीचे की बात कर रहा हूं वर्नियर के लिए, तो आप डिवाइड कैसे करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, है ना। देखो क्या समझा रहा हूं आपको, बताता हूं। देखो यहां देख लो, सेम चीज है, ये वर्नियर का पहले आपको प्रिंसिपल बताया कि वर्नियर के प्रिंसिपल पे वर्नियर कैलिपर काम करता है। तो वर्नियर कैलिपर को हम स्लाइड कैलिपर भी कहते हैं। वर्नियर कैलिपर का फॉर्मूला वही होता है, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन। तो वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू होती है 1 mm। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन आप लेके चलेंगे, दैट इज 10 अगर ग्रेजुएशन से, तो ये भी 0.1 mm आ रहा है। तो एक तरीका, दूसरा तरीका ये हो गया। तो लिस्ट काउंट निकालने का ये भी तरीका है कि आपको ऊपर का, मेरी बात समझना, मेन स्केल का एक जो स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन है उसकी वैल्यू क्या है, उसके डिवीजन की वैल्यू क्या है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। और टोटल नंबर ऑफ वर्नियर का डिवीजन कितना है, नंबर ऑफ डिवीजन, वैल्यू नहीं, नंबर ऑफ डिवीजन, उससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, और ये एक तरीका तो ये है 1 MSD माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। देखो वर्नियर स्केल क्यों यूज करेंगे, अगर आप देखो मैंने आपको बताया अभी, ये जो हमारे पास स्केल होता है ना, ये जो स्केल हमारे पास रूलर है या मीटर स्केल है, मीटर स्केल कितना मेजर कर सकता है, 1 mm मेजर कर सकता है मिनिमम। 1 mm से छोटा तो मेजर नहीं कर पाएगा ना। अगर आपको, या फिर आप यूं कह सकते हो 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है, 1 डेसिमल तक मेजर कर सकता है। अगर आपको मेजर करना हो 0.01 डेसिमल के बाद 2 डिजिट को मेजर करना हो, तो कैसे मेजर करोगे, तब तो ये स्केल नहीं लोगे आप, जो पास स्केल होगा उसके लिए आप ये क्या यूज करोगे, यू विल बी यूजिंग दिस वर्नियर कैलिपर, है ना। तो आपको क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। दूसरा ये फॉर्मूला याद रखना है, दोनों एक ही फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय
टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। चलिए समझ में आ गई। अब ये डायग्राम देखो और समझो, इसके पार्ट्स याद रखने हैं और क्या था वर्नियर स्केल में, मेन स्केल कौन सा है, वर्नियर कौन सा। देखो ऊपर वाला देखना, ये वाला जो है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा बच्चा है, ये दिख रहा है ऊपर मेन स्केल है। ये नीचे वाले जो इसमें ग्रेजुएशन है ना, ये वर्नियर स्केल है, इसमें ये वाले मेन स्केल है और ये क्या है, वर्नियर स्केल है। अब समझ में आ रही है बातें। इसमें कितने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं कैलकुलेट करना। अगर ये 10 डिवीजन है, ठीक है, और ऊपर एक डिवीजन की, छोटे वाले डिवीजन की वैल्यू क्या है मेन स्केल की, उनको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ डिवीजन से, जैसे मैंने बताया आपको लिस्ट काउंट आपका आ जाएगा, वही था लिस्ट काउंट। अब इसके सारे टर्म्स क्या क्या है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो थ्योरेटिकल पार्ट है या पार्ट है, याद रखना। अगर बाहर के देखो, नीचे में दो जॉ है जो पकड़ने के लिए होता है, लेंथ को किसी डायमीटर वाले ऑब्जेक्ट को ग्रिप बनाने के लिए, होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। इसे हम कहेंगे बच्चा, क्या कहेंगे, आउटर जॉ या आउटसाइड जॉज। ये दोनों पार्ट क्या है, इनसाइड जॉज, इनसाइड जॉज। समझ में आ गया। अब उसके बाद स्ट्रिप की बात कर लेते हैं। देखो ये स्केल तो मैंने बता दिया कि मेन स्केल है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये मूवेबल जॉ है, ये वर्नियर स्केल है, ये ऊपर स्क्रू लगा होता है ना। ये बातें समझ में आ गई। अच्छा, ये वाला पार्ट फिक्स होता है, ये वाला इधर वाला पार्ट फिक्स होता है ना, और इसे आप मूव कर सकते होते, मूवेबल हो गया, फिक्स हो गया, ये भी समझ में आ गया। अब स्ट्रिप क्या है, देखो सिंपल सी बात है। स्ट्रिप का मतलब होता है कि टू मेजर द डेप्थ ऑफ अ बीकर और अ बॉटल या बीकर का डेप्थ पता करने के लिए हम स्ट्रिप का यूज करेंगे। अभी जितने पार्ट मैंने यहां पर दे रखे हैं ना, ये जितने पार्ट दे रखे हैं उतने पार्ट को आप याद रख लो, दैट विल बी एनफ फॉर यू। और पार्ट का यहाँ पर फंक्शन भी दे रखा है। आउटसाइड जॉ का काम क्या है, लेंथ को मेजर करने के लिए, डायमीटर को मेजर करने के लिए। इनसाइड जॉ का काम क्या है, बात समझो, ये इनसाइड जॉ का काम क्या है, टू मेजर द इंटरनल डायमीटर। जी हाँ, अगर आपको एक्सटर्नल और इंटरनल भी मेजर करना है तब भी आप मेजर कर पाओगे। समझ में आ रही बात है, आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछना। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अभी तक बच्चा हमने सीखा है कि क्या होते हैं वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का यूज क्या है, छोटे डायमीटर, छोटे लेंथ को मेजर भी कर सकता है ये, है ना। चलिए उनके पार्ट्स और फंक्शंस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीरो एरर क्या है। समझिएगा, अगर आपके पास ये स्केल है, वो मेन स्केल और वर्नियर स्केल, यानी कि आपको दिख रहा है, नॉर्मली जो जीरो है मेन स्केल का ना, और जो जीरो हमारे पास वर्नियर का है, दोनों मैच कर जाना चाहिए। अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपको कोई जीरो एरर नहीं है। अगर वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं मतलब जीरो एरर है। तो जीरो एरर होता क्या है, द जीरो एरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द जीरो ऑफ द मेन स्केल एंड द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। जो जीरो है यहां पर देखो वर्नियर स्केल का, और जीरो जो मेन स्केल का है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, गैप कितना है, दूरी कितनी है, वही जीरो एरर कहलाएगा। अगर दोनों बिल्कुल लाइन में आ गए, ये जीरो जीरो लाइन में आ गए, मतलब कोई भी यहां पर जीरो एरर नहीं है, पहली चीज। अब समझते हैं जीरो टाइप कितने हैं, जीरो एरर के कितने तरह के जीरो एरर हो सकते हैं। दो तरह के जीरो एरर हो सकते हैं आपके, वन इज पॉजिटिव जीरो एरर एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव जीरो एरर। अगर वो राइट साइड की तरफ है, देखो यहां पर देख रहे क्या ना, पॉजिटिव जीरो एरर। अगर आपका वर्नियर का जीरो है, देखो ये जो वर्नियर का जीरो है बच्चा, अगर राइट साइड है तो हम इसे कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, है ना। देख रखा है ना, when the zero mark of the वर्नियर स्केल का जीरो वाला पॉइंट जो है, अगर बच्चा वो राइट साइड की तरफ है, किससे, मेन स्केल के जीरो से वो राइट साइड है ना, तो हम कहते हैं ये पॉजिटिव जीरो एरर है। इफ उल्टा देख लो, अगर जीरो जो हमारे पास वर्नियर का है वो लेफ्ट साइड है मेन स्केल के जीरो से, हम उसे कहते हैं निगेटिव जीरो एरर, है ना। जीरो एरर को आपको हमेशा सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो रीडिंग आपकी आ रही होगी तभी आपको करेक्ट रीडिंग मिलने वाला है। जो भी जीरो एरर है उस एरर को आपको निकालना पड़ेगा, तब जाकर आपको करेक्ट रीडिंग मिलेगी। यहां तक भी क्लियर है ना, मेरी बात समझ में आ गई। तो आपको टाइप्स ऑफ एरर याद रखना है, दोनों एरर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, यू हैव टू सबट्रैक्ट दैट एरर फ्रॉम द मेन ऑब्जर्व्ड रीडिंग, ठीक है। पॉजिटिव नॉर्मली क्या होता है, अगर पॉजिटिव होगा, अगर एरर होगा तो ऑटोमेटिकली सबट्रैक्ट करने पे तो वो नेगेटिव भी हो जाएंगे, सबट्रैक्ट करने पे पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव भी हो जाएंगे। अगर अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो उल्टा हो जाता है, याद रख लो। पॉजिटिव को हम सबट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव वाले को ऐड करते हैं। आप इतना ही दिमाग मत लगाना, अब बस इतना याद रखो कि कोई सी भी आपकी जीरो एरर हो, पॉजिटिव जीरो एरर हो या नेगेटिव जीरो एरर हो, प्लस में लिखना होगा उस एरर को आपको, और इसे माइनस में लिखना होगा एरर को,
और दोनों को आपको माइनस करना होगा ऑब्जर्व्ड रीडिंग से, आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, एक्चुअली जो रीडिंग होगी करेक्ट वो आ जाएगी। अब सवाल ये आता है कि सर रीडिंग कैसे निकालेंगे? रीडिंग कैसे निकालेंगे ये आपको मेथड्स पता होने चाहिए, बट आपको चूंकि न्यूमेरिकल्स में नहीं आने वाले पूरा, तो यहां पर हम उस चीज के बारे में नहीं समझेंगे। फिर भी मैं ब्रीफ कर देता हूं कैसे आपको रीडिंग लेनी है। देखो करना क्या है मैं समझा देता हूं, रीडिंग कैसे लेनी है। एक सेकंड रुक जाओ। चलो देखो इस स्केल को देखो, समझो पहले। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? यहां पर आपको दिख रहा है एक वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में क्या करना पड़ेगा? इस डिस्टेंस को देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा जीरो, जो आप इसका जीरो आ रहा है ना, समझना, जो वर्नियर का जीरो है उससे पहले कितना, कौन सा डिवीजन है, ये जीरो से पहले कौन सा यहां पे डिवीजन आ रहा है। अगर ये 10 mm आ रहा है तो 10 mm आप लिख लोगे। ये क्या होता है? ये होता है मेन स्केल डिवीजन, है ना। ये निकाल रहा हूं, रीडिंग बता रहा हूं मैं, रीडिंग कैसे लेते हैं। मेन स्केल डिवीजन आपने पता कर लिया कि मेन स्केल की रीडिंग, डिवीजन नहीं बोलते हैं इसको, मेन स्केल की रीडिंग बोलते हैं। मेन स्केल की रीडिंग ले लिया आपने, मेन स्केल रीडिंग। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? अब बच्चा आपको ऐड करना है वर्नियर स्केल की रीडिंग को। अब जरा देखो वर्नियर स्केल यहां है, उसकी रीडिंग कैसे लेंगे? आपको देखना है कौन सा पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है। अब जो भी कोइंसाइड कर रहा होगा ना, वो पर्टिकुलर रीडिंग आपकी हो जाएगी वर्नियर की, है ना, वर्नियर की रीडिंग। तो आपको क्या करना है, जो वर्नियर की रीडिंग होगी, जो वर्नियर की, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो शायद क्लियर कर दूं, वर्नियर की रीडिंग होगी उसे आपको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, और जो दोनों ऐड करोगे बच्चा, वो आपकी आ जाएगी टोटल एक्चुअल रीडिंग, है ना। अगर जीरो एरर है तो माइनस तो करना ही होगा। तो आप रीडिंग को यूं लिख सकते हो, आप सिंपल सी रीडिंग को लिख दो कि मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब मैं अगर 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा तो शायद आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा कि यहां पर एग्जैक्ट मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं कि वो कहां पर लाइन मैच कर रहा है ना। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा मेन स्केल की रीडिंग, जो देखते हैं कि जीरो से, ये जो इसकी जीरो है ना, उससे पहले कौन सी रीडिंग आ रही है ना, तो वो मेन स्केल की रीडिंग होती है। कौन सी रीडिंग आ रही है? मेन स्केल की, वर्नियर के जीरो से पहले पहले, ठीक है। उसके बाद वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने के लिए हम मैच करते हैं कौन सा लाइन मैच कर रहा है इसके साथ, वर्नियर और मेन का, है ना, कौन सी रीडिंग आ रही है वो लेंगे, उसे लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द एक्चुअल रीडिंग, है ना। इस तरह से आपको रीडिंग लेना है। तो फिलहाल आपको थ्योरी याद रख लीजिए, थ्योरी दैट इज दैट्स एनफ फॉर यू। फिर भी अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह आता है तो यहां पर हम समझ लेंगे उसे भी क्वेश्चंस के थ्रू। नेक्स्ट हमारा है जिससे हम लेंथ को मेजर कर पाएंगे डाया को, दैट इज स्क्रू गॉज या स्क्रू। देखो स्क्रू के प्रिंसिपल पे ही स्क्रू गॉज काम करता है। क्या है इसका प्रिंसिपल? सिंपल सा, सबसे पहले आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, जो टर्मिनोलॉजी है वो समझना होगा, दैट इज पिच। पिच, पिच क्या है? देखो यहां पर समझना, पिच का सिंपल सा मतलब है कि जब आप घुमा रहे हो ना, एक्सेस पर रोटेट कर रहे हो उसके हेड को, तो वो कितना डिस्टेंस आगे जा रहा है ना, समझना। पिच ऑफ द स्क्रू इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू। ये स्क्रू है ना, ये स्क्रू कितना आगे जा रहा होगा एक कंप्लीट रोटेशन करने पर हेड का, ये हेड का पूरा कंप्लीट रोटेशन करोगे ऐसे, तो कितना आगे जा रहा है, दैट इज पिच। क्लियर है? अब समझो, देयर आर ग्रेजुएशंस अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द हेड ऑफ द स्क्रू। बिल्कुल सही है। ये जो देख रहे हो ग्रेजुएशंस किस पे होते हैं? हेड, ये वाले इस हेड पर, सर्कुलर पे बहुत सारे ग्रेजुएशंस होते हैं, दिख रखा है ना। जो हेड ऑफ द स्क्रू होगा उन पे बहुत सारे ग्रेजुएशंस होंगे, 50 से 100 ग्रेजुएशंस। इसे कहते हैं सर्कुलर स्केल और हेड स्केल। ये वाला, ये वाला, ये वाला पार्ट सर्कुलर स्केल या हेड स्केल। यहां तक भी क्लियर है? चलो अब प्रू, जो पिच होता है नॉर्मली हमारे ऑर्डिनरी स्क्रू गॉज का 1 mm के बराबर होगा, पिच 1 mm के बराबर होगा। और 100 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल, जो सर्कुलर स्केल उस पर 100 डिवीजन अगर मान लेते हैं कि 100 डिवीजन है, तो कैसा निकालेंगे लिस्ट काउंट? तो लिस्ट काउंट जो स्क्रू गॉज का निकलेगा बच्चा, पिच कितना है और पिच को डिवाइड करेंगे कितने इनमें ग्रेजुएशन है, 100 मार्किंग है या 100 है या 50 है ना, नंबर ऑफ ग्रेजुएशन है। तो अगर 100 ग्रेजुएशन है, डिवीजन है, तो बच्चा 1/100 दैट इज 0.01 mm आपकी लिस्ट काउंट हो जाएगी स्क्रू गॉज की। तो क्या फॉर्मूला निकल गया है स्क्रू गॉज का? समझ में आ रहा है? तो स्क्रू गॉज का अगर लिस्ट काउंट निकालना हो तो आपको पिच ऑफ द स्क्रू निकालना होगा। अब पिच ऑफ द स्क्रू कितना है, वो कितना आगे बढ़ा, नॉर्मली बुक्स में दिया होगा आपके लेवल पे भी लिखना। पिच ऑफ द स्क्रू आपको दे रखा होगा
टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, इस सर्कुलर स्केल पे डिवीजन कितना है, 100 का डिवीजन है, 100 का डिवीजन है, जितना डिवीजन होगा तो आपको निकालना है। अगर 1 mm इसकी पिच है, 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल पे है, ये वाले स्केल पर 100 डिवीजन है, दैट इज 0.0 mm विल बी द लिस्ट काउंट। समझ में आ रही बात? इसमें पार्ट्स आपको याद रखने हैं, इसमें भी पार्ट्स कौन कौन से हैं, यहां पर आपको राशन दे रखा है, ये देखो ना बहुत सिंपल है, स्क्रू और सर्कुलर स्केल, मेन स्केल, ये सारे पार्ट्स आपको याद रख लेने हैं। देखो थिम्बल, थिम्बल, यू फ्रेम, सर्कुलर स्केल, मेन स्केल, ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिंपल सा आपको डायग्राम ये बनाकर दिखाना होगा यहाँ पर, ठीक है, जिसमें कि आपको ये स्केल भी दिखाना होगा, बस इतना ही है। तो हमने क्या देखा, स्पिंडल, ये वाला पार्ट, स्क्रू, यहां पर बेस लाइन, बेस लाइन, अच्छा बेस लाइन से ही मेजर होता है, मैं बताऊंगा कैसे मेजर करते हैं, उसमें एरर कैसे आता है, मेजर कैसे करते हैं, मैं वो भी बताऊंगा फिलहाल आपको, ठीक है। अभी आपको पार्ट्स याद करने हैं, फंक्शंस मैंने यहाँ पे दे रखा है, अब देख लेंगे, याद कर लेंगे फंक्शंस क्या हो, कुछ होल्ड करने के लिए यूज होगा, आपको पता ही है, स्केल रीडिंग लेने के लिए होता है, हमारे पास मेन स्केल होगा, एक सर्कुलर स्केल होगा, सर्कुलर स्केल की आपको कितनी ग्रेजुएशन है, डिविजन है, वही आपको पता करनी है। मेन स्केल जो कि रॉड का लेंथ मेजर करने के लिए, जिसकी 1 mm आपको दे रखा है, मिनिमम 1 mm तक वो मेजर कर सकता है करेक्टली। तो स्क्रू गॉज, स्क्रू के बारे में आपको समझ में आ गया, काम क्या है, सिंपल सा लेंथ मेजर करना है ना। चलो ये भी समझ में आ गया। चलो एक चीज इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में भी, स्क्रू गॉज की बात जब कर रहे थे, इसमें भी जीरो एरर होता है। जी हाँ, तो आप बोलोगे सर इसमें जीरो एरर कैसे होगा, देख लो, अगर देखोगे यहां पर बच्चा होगा इसका ये वाला देखो, ये वाला इसे कहते हैं बेस लाइन। अगर इसका जीरो बेस लाइन से नीचे है, बिलो है, तो हम कहेंगे पॉजिटिव है, बिलो बेस लाइन, तो हम कहते हैं पॉजिटिव है वो एरर। जीरो किसकी, स्क्रू गॉज की बात कर रहे हैं। अगर एबव बेस लाइन है, तो वो निगेटिव जीरो एरर हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? अगर बेसलाइन कौन सा, ये वाला बेसलाइन होता है, और इसकी जीरो, जो सर्कुलर स्केल की जीरो है, अगर वो नीचे है तो वो कहलाएगी जीरो एरर, हमारी पॉजिटिव, ठीक है, और ऊपर है तो कहेंगे नेगेटिव, बाकी सब सेम है। समझ में आ गई बातें, बहुत सिंपल सी चीजें थी। रीडिंग कैसे लेते हैं, जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो इसमें और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, अभी ज्यादा डिटेल्स में नहीं समझते, थ्योरेटिकल पार्ट इसमें ज्यादा आपको एग्जाम्स में आएंगे, अगर आने वाले भी होंगे तो आपके सिलेबस में ज्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ नहीं है इसमें बच्चे, ठीक है, इसलिए मैं जोर नहीं दे रहा हूं कि कैसे पता करते हैं इसके। आप हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो इसमें और भी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में कि कैसे ये काम कर रहा है, कैसे डिवीजन लेंगे, आप इसकी रीडिंग लेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, थ्योरेटिकली इसके पार्ट्स क्या क्या है, इनका फंक्शन क्या है, इनका वर्क क्या है, इनका लिस्ट काउंट क्या है, कैसे निकालते हैं लिस्ट काउंट, दैट विल बी इनफ फॉर यू। इनके जीरो एरर वगैरह याद कर लो आप। चलो क्वेश्चंस करवाऊंगा तो और डिटेल्स में इसमें बात करने वाले हैं। नेक्स्ट देख लो, मेजरमेंट ऑफ मास। अभी हम लेंथ की बात कर रहे थे, लेंथ मेजर कैसे किया हमने, मीटर स्केल से। लेंथ कैसे मेजर किया हमने, वर्नियर कैलिपर से एंड स्क्रू गॉज से। मेजरमेंट ऑफ मास, मास कैसे मेजर करेंगे सर, मास तो हम तराजू मेजर करते हैं, हमारे पास दुकान पे जाते हैं तो विंग स्केल उनके पास होता है ना, मशीन होता है, उनसे में बीम बैलेंस होते हैं उनके पास, बिल्कुल सही है, उस पर ही काम करता है ये। तो बीम बैलेंस से नॉर्मली मेजर किया जाता है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस वगैरह भी आ गए कैलिब्रेटेड, उससे मेजर कर लेते हैं। यूनिट क्या होती है, किलोग्राम में मेजर किया जाता है। लाते ही होगे बाजार से, अगर बाजार जाते होगे आप तो, है ना, चीजें खरीद कर, उस तरह से आपको पता होना चाहिए कि बीम बैलेंस का यूज करके हम क्या करते हैं, मास का मेजरमेंट लेते हैं केजी में। अरे आलू चावल जो खरीदने जाते हो किससे मेजर करते हो, तराजू से, बीम बैलेंस, है ना। ये काम कैसे करता है, ये बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को बराबर करके आपको दिखाता है इक्विलिब्रियम। अगर जहां पर इक्विलिब्रियम हो गया, दोनों वेट आपका बराबर हो जाएगा। दो पैन होता है, दो पैन पे मेजर किया जाता है। क्लियर है? चलिए, अब तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल्स वगैरह आ चुके हैं। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, टाइम का मेजरमेंट। बहुत अच्छे से समझना, टाइम को कैसे मेजर करते हैं। देखो, टाइम को मेजर करने के लिए नॉर्मली हम क्या यूज करेंगे, पेंडुलम का। आपने देखा होगा घड़ी वगैरह में पेंडुलम लगा होता है, जो कि इस तरह से रोटेट करता है, ऑसिलेट करता है। सिंपल पेंडुलम क्या है, एक यहां पर हेवी बॉब होता है, इसे कहते हैं बॉब, अपने सपोर्ट पे, है ना, अपने रिजिड सपोर्ट होता है, वहां से वो हैंग होता है। तो नीचे ये जो मास है ना, जो ये मास है, इस मास को हम कहते हैं बॉब। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट बॉब, है ना। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर एक सिंपल पेंडुलम एक हेवी पॉइंट मास होता है, जिसे हम बॉब भी कहते हैं, जो कि रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड होता है। अभी हम क्या मान रहे हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं आइडियल केस में, ये जो आपके पास स्ट्रिंग है, तार है, वो मासलेस है। ये क्या बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं ये हमारा मासलेस है, कोई मास नहीं है इसमें, है ना, समझ गए।
यहाँ लिख रहा है मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। चलो इतनी बात समझ में आ गई कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। घरों में जो नॉर्मली क्लॉक होते हैं उनमें कंपाउंड पेंडुलम होता है, उनमें हम सिंपल पेंडुलम नहीं लगाते, सिंपल पेंडुलम नहीं होता है। अब कुछ टर्म्स याद रखने हैं आपको। क्या क्या टर्म्स याद रखने हैं, एक बार मैं थोड़ा सा यहां पर आपको ब्रीफ कर देता हूं, फिर आगे बताता हूं आपको। देखो समझो, यहां पे आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। लेट मी शो यू, यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, देन यू नीड टू रिमेंबर व्हाट इज टाइम पीरियड, ये बात समझना। उसके बाद क्या याद रखेंगे, उसके बाद यू हैव टू रिमेंबर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, देन यू नीड टू रिमेंबर व्हाट इज ओके, इतनी बात समझ लेते पहले ये क्या है, फिर आगे बात करेंगे। देखो अगर आप देखोगे फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन, कंप्लीट वाइब्रेशन, ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में, इन यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितनी बार वो पूरा ऑसिलेट कर लेता है, जहां से शुरू हुआ वहीं पर आ गया, तो एक सेकंड में कितनी बार वो ऑसिलेट करेगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में टाइम कितना लेगा, देखो एक सेकंड में कितनी बार किया, दैट इज फ्रीक्वेंसी। एंड टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टू कंप्लीट ओके वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, इससे चलो मैं कह देता हूं टी, और इसे मैं कह देता हूं एफ, फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड क्या होता है, अब देखो अगर आपके पास ये स्ट्रिंग है, लेट मी शो यू, इफ वी हैव अ बॉब हियर, और आप इसे यहां ले जाकर छोड़ देते हो इस पॉइंट पर, तो कितना ज्यादा ये एंगल जो बन रहा है ना, दैट इज एम्पलीट्यूड। आपने इसे डिस्प्लेस किया है कितने एंगल पर, ये आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ओके, द एंगल एट विच इट इज डिस्प्लेस्ड, एंगल बिटवीन मीन पोजीशन, बिटवीन मीन पोजीशन, जो इसका मीन पोजीशन था, मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट से इसका ये मीन पॉइंट के बीच के एंगल कितने बन रहा है, दैट इज एम्पलीट्यूड। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। अब रिलेशन क्या निकल कर आता है, रिलेशन ये आता है जो फ्रीक्वेंसी होते हैं और टाइम पीरियड वो आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, है ना, आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। इतनी बातें हमें याद रखनी है। चलिए सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब समझना, मैं जो बता रहा हूं समझना अच्छे से। इतनी बातें समझ में आ गई कि पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम को मेजर करने के लिए सिंपल पेंडुलम, सॉरी टाइम को मेजरमेंट करने के लिए सिंपल पेंडुलम का यूज करते हैं। बट ये मेजरमेंट करेंगे कैसे, कुछ तो ऐसा फॉर्मूला वगैरह है। जी हाँ, फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला टाइम पीरियड का है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला में कहा जाता है जो टाइम पीरियड है ना, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन करने में, फॉर एग्जांपल यहां से आप शुरू कर रहे हो ना, तो यहां से अपने एक्सट्रीम दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे वापस अपने एक्सट्रीम अपने पोजीशन पे आ गया, तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो ये पूरा वन ऑसिलेशन करने में बेसिकली जो टाइम पीरियड है ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा, तो ये टाइम पीरियड डिपेंड करता है बच्चा लेंथ पर। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, रूट स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। आप इसे यूं भी कह सकते हो कि जो स्क्वायर होगा ना, टाइम पीरियड का स्क्वायर करोगे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ऐसे भी कह सकते हो, है ना। दूसरा देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ से कितना दूर जा रहे हो, कितना नीचे जा रहे हो, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। आप इसे यूं भी, इसे भी कह सकते हो टी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, समझना 1 बाई जी, है ना। तो टी स्क्वायर का रिलेशन भी समझ गया, टी का भी रिलेशन समझ गया, तो बेसिकली दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया है और कुछ नहीं। अगर आप टी स्क्वायर और लेंथ का ग्राफ बनाओ तो क्या बनेगा, सोचो, चलो करके देखते हैं। चलिए, अगर आप लेट मी ड्रॉ द ग्राफ। सपोज ये हमारे पास टाइम पीरियड स्क्वायर है ना, और ये हमारे पास लेंथ है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे दोनों। टी स्क्वायर बढ़ाओगे एल भी बढ़ेगा, टी स्क्वायर बढ़ाओगे एल भी बढ़ेगा, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन जाएगा। कैसे जाएगा बच्चा, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा। टी स्क्वायर एल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अगर इनका स्लोप निकालो, इनका रेशियो निकालो, मतलब अगर आप निकालते हो टी स्क्वायर डिवाइड बाई एल, तो पता है क्या होगा, सोचो।
ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे इनका रेशियो। पर ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है पता है? ये कांस्टेंट क्या है? इस कांस्टेंट को कहते हैं, समझना अच्छे से, 4 पाई स्क्वायर बाई जी। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर बाई जी। कैसे आ रहा है? कैसे आ रहा है? देखो यहां पर अब ये पे समझ लेना, ये तो समझ गया ना कि क्या होता है ये 4 पाई स्क्वायर बाई जी। या फिर अगर आप इस रिलेशन को यहां निकाल कर देखो तो क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, अब ये एल डिवाइड बाई जी, है ना? ये रिलेशन समझ में आया नहीं आया? अरे आ गया ना। चलो, इस रिलेशन को आपको क्या रखना है बच्चा? याद रखना है। अब इसी से एक और रिलेशन निकालते हैं कि अगर मैं इस तरफ टी स्क्वायर को हटा देता हूं तो क्या होगा? अगर टी स्क्वायर को हटा देता हूं तो क्या हो जाएगा? ये टी रहेगा और इस तरफ रूट आ जाएगा, इधर रूट आएगा तो क्या हो जाएगा? ये इसका स्क्वायर 2 पाई नहीं हो जाएगा? ये 2 पाई, और ये आ जाएंगे रूट एल डिवाइड बाई जी। ये रिलेशन आपका टाइम पीरियड का है। ये भी रिलेशन है, ये स्क्वायर में है, ये बिना स्क्वायर का है। ये ग्राफ भी आपको याद रखना है, ग्राफ बिटवीन टी स्क्वायर एंड एल, टी स्क्वायर एल का ग्राफ। अगर जस्ट वेट अ सेकेंड, अगर देखो बच्चा, अगर टी और रूट एल का ग्राफ बनाओगे तो थोड़ा पैराबोलिक बनेगा, वो थोड़ा पैराबोलिक बन जाता है। अभी के लिए आप याद रखना कि टी स्क्वायर एल का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये बातें समझ में आ गई। अब आपको एक चीज और याद रखना है कि कैसे वो वैरी करेगा। चलो यहां तक समझ में आ गया, ये भी हमने समझ लिया है। हाँ, कैसे वैरी करता है? अगर आप जी को कम करोगे, अगर आप जी को कम करोगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, है ना? अगर आप समझ लो, अगर आप जी को कम कर रहे हो तो आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा, अगर आप जी को बढ़ा रहे हो तो टाइम पीरियड घटेगा। डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है? अगर आप ऊंचाई पे चले जाओ, वहां पे क्या होगा? जी कम हो जाएगा। अर्थ से दूर जा रहे हो ना, तो जी कम हो जाएगा, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ऑन माउंटेन वगैरह पे टाइम पीरियड आपका बढ़ जाएगा। मतलब वो धीरे से वो टाइम, बेसिकली टाइम पीरियड बढ़ जाएगा मतलब क्या? ज्यादा टाइम लेगा एक ऑसिलेशन करने में। आप जमीन के काफी नीचे चले जाओ, वहां भी टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अगर टाइम जी हमारा बढ़ता है, अर्थ के सरफेस पे जी ज्यादा है ना, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, अगर जी हमारा बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड क्या होगा? घटेगा, है ना? ये चीजें याद रखना। जी को बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड घटेगा, जी को कम करोगे टाइम पीरियड बढ़ेगा। लेंथ बढ़ाने से आपका टाइम पीरियड बढ़ता है, और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेंथ कम करोगे टाइम पीरियड घट जाएगा, है ना? तो ये भी आपको याद रखना है। थ्योरेटिकल याद रखना है चीजें, ज्यादा आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह इन चीजों पे नहीं आने वाला। फिर भी स्कूल्स के लेवल पे अगर आता है तो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करवा दूं। तो ब्रीफ में कर लेते हैं चीजें, क्या क्या हमने पढ़ा है आज बच्चा। हमने आज पढ़ लिया मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जिसमें हमने ये पढ़ा कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ करने के लिए हम मीटर स्केल का यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं, और स्क्रू गॉज का यूज करते हैं। थ्योरेटिकल चीजें हमने आज सीखी हैं मोस्टली। लिस्ट काउंट वगैरह दोनों का आप याद रखिएगा, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। देन वी एंड उसके जो पार्ट्स होते हैं उनका फंक्शंस भी। मेजरमेंट ऑफ मास भी देखा हमने, मेजरमेंट ऑफ मास को कैसे मेजर करते हैं। उसके बाद हमने मेजरमेंट ऑफ टाइम भी देखा, टाइम को कैसे मेजर करते हैं यूजिंग सिंपल पेंडुलम। आई होप समझ में आ गया होगा। जाकर खुद से भी बुक्स को पढ़िए, कुछ न्यूमेरिकल्स कीजिए। आई होप काफी कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, और बहुत कुछ क्लियर आगे कर देंगे। नहीं होगा तो अगर कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में करेंगे, आप लिखेंगे, कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही चैप्टर्स के साथ, इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और अपने व्यूज जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे।